नमस्कार। अतीत की परतें खोलें तो अधिकतर साहित्यकार या कलाकार अपनी अपनी कला के प्रति पूरे समर्पित नजर आते हैं। उनकी कला से ही उनका और उनके परिवार का भी गुजारा चला करता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नज़र नहीं आता, ना के बराबर। गुजारे के लिए आपको कोई और पेशा करना पड़ेगा, और अगर आप साहित्य या कला क्षेत्र में कुछ करते हैं तो वह आपकी दीवानगी को दर्शाता है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जो पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा डोगरी में साहित्य सृजन करते हुए अपने लिए नाम भी कमाया। डॉक्टर सरिता खजूरिया। सरिता जी, आपका एक्सेक्शन स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको डोगरी साहित्य में सृजन करने के लिए किसने प्रेरित किया, और आज तक आपकी कितने किताबें प्रकाशित हुई और कौन कौन सी विधा में? डोगरी भाषा में लिखने के लिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी मिला के बहुत कुछ जो था मेरे लिए प्रेरणादायक रहा, लेकिन मूल रूप से मैं बोलूँगी कि हमारी पद्मश्री पद्मा सचदेव जी ने मुझे प्रेरित किया। उनकी कविताएं पढ़कर और उनको मैं मतलब आत्मसात करती गई, और बखुद जैसे वो पहले मैं हिंदुस्तानी में थोड़ा लिखती गई थी, वो मैं उस तरफ मुड़ गई। पहले अपनी हिंदी से हाँ, वो कॉलेज टाइम में मैं छोटा मोटा जो करती थी वो कहीं आया नहीं, लेकिन वो मैं हिंदुस्तानी में ही करती थी। वो जब मैं डोगरी वहाँ पीजी में गई मैं, तो वहाँ पूरी मैं उसमें रच गई डोगरी में, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैंने इसमें लिखना शुरू किया। और लेकिन उसके लिखने के बावजूद मैं उसको छुपा कर रखती रही। अच्छा, कि कॉन्फिडेंस की कमी या वैसे? नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं। कॉन्फिडेंस आप कोई दूसरा समझ ले तो मैं मान नहीं सकती, लेकिन मेरे में नहीं थी। बस ऐसे ही था कि मुझे लगता था कि मैं लिख रही हूँ, मैं अपने शौक से लिख रही थी। अच्छा। मैं किसी के लिए नहीं लिख रही थी। लेकिन फिर मेरी दोस्त हैं, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी उनका, डॉक्टर सुषमा रानी। तो उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट में आते थे मोहन सिंह जी, तो उन्होंने बोला कि ये कविता लिखती है। तो जब उन्होंने मेरी कविता सुनी तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो इसको लिखकर, ये आप अपनी श्रोता तक पहुँचनी भी चाहिए। हाँ, और ये अलमारियों में पढ़ के दिमाग खा रहा है इसको। तो फिर बस वहाँ से मैं बाहर आ गई और छोटा करके मैं आज आपके सामने हूँ। अभी तक आपकी कितनी किताबें प्रकाशित हुई हैं और कौन कौन सी विधा में? मेरी कुल मिलाकर अभी तक 5 किताबें जो प्रकाशित हो चुकी हैं, उसमें मैं 3 बोलूँगी ये कविता से हैं। 2 मैंने अनुवाद किए हुए हैं श्याम कश्यप के। अच्छा। हिंदी से मैंने डोगरी में अनुवाद किया हुआ उनको, और एक मेरी खुद की है, अथरू नाम से है। अच्छा। कविता संग्रह। 2 मेरी जर्नल किताबें हैं, एक मैंने बतौर कवि मोहन सिंह लिखा हुआ, उनके पूरी पोइट्री को मैंने लेकर उन पर बात की हुई है। अच्छा। और एक जर्नल किताब है मेरी आर्टिकल्स पे, उस पर मैंने अलग अलग शोध पत्र है, लेकिन हर अलग अलग विधा में, इसलिए मैंने उसका नाम नवरंग रखा हुआ। हर रंग उसमें है। हाँ, हर रंग है उसमें। आपने डॉक्टरेट की है, PhD की है, तो आपका विषय क्या रहा डॉक्टरेट के लिए? मेरा विषय महाकाव्य था, उसका मैंने अध्ययन किया। उनके काव्यगत जितने भी पहलू थे उन पे मैंने स्टडी किया हुआ है। डोगरी भाषा में ज़्यादा महाकाव्य नहीं लिखे गए होंगे मेरे ख्याल में। हाँ, तब तक 4 थे। अच्छा। उसके बाद महात्मा विदुर आया मेरे PhD के बाद जी। और उनको मैंने हम बोल सकते हैं कि कम थी उस समय उनकी जो संख्या कम थी, लेकिन ठीक मतलब अपनी वो उस पे वो पूरा उतरते थे। कुछ एक में थोड़ी थी। अब मैं नेचुरली मैंने उसको एक शोधकर्त्री के रूप में मैंने देखा, उसमें कुछ एक चीज़ें आई, लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर्स थे वो मैक्सिमम उस पे वो पूरा उतरते थे। मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करना चाहूँगा कि हमारे जम्मू प्रदेश में हिंदी भी और संस्कृत के ज्ञाता तो हैं ही हैं, लेकिन डोगरी के बहुत बड़े विद्वान हैं प्रकाश प्रेमी जी। उनका एक महाकाव्य बेदंतर तीदी, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट महाकाव्य है जी, जो किसी भी भाषा में लिखे गए महाकाव्य से उसकी तुलना की जा सकती है। जी, ये बिल्कुल सही है। आपकी स्टडी का वो भी एक केंद्र रहा। हाँ जी, वो मुझे मतलब मैं बोलूँगी कि मेरे 4 महाकाव्य से मैंने सबसे ज़्यादा टाइम उसको दिया। अच्छा। उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो उनकी जो पूरी उनके सर्ग थे वो ज़्यादा थे और पूरे उसके मुताबिक थे, जितने अनुसार उसके हमारे लक्षण होते हैं महाकाव्य के, उसके अनुसार वो पूरे उतरते थे। अच्छा। और उसमें हर एक जैसे बोलते हैं कि एक छंद रहता है हमारे महाकाव्य में, जितने भी सर्ग होते हैं और वो छंद बदलता है जाके आखिर में।
वो हर सर्ग में जाके जो छंद बदलता था वो बदल रहा था। दूसरा, उसकी जो उन्होंने रचना की थी, एक आधार बनाकर, कहानी बनाकर, उसकी जो ली थी उन्होंने रामायण से ली थी। सीता को केंद्रीय पात्र था वो, सीता को बनाया था, धरती को बनाया हाँ, था, उन्होंने वेदना जो बताई हुई है, मूल रूप से उन्होंने एक नारी की वेदना बताई हुई है। वो नारी धरती भी है, वो सीता भी है। बिल्कुल। उसमें उसमें कई प्रश्न चिन्ह अलग अलग नारियों के उन्होंने रूप से उनको उनका व्याख्या की। उन्होंने अहिल्या की व्याख्या की, वो पत्थर कैसे बनी, उसकी मनोस्थिति पत्थर की थी। वो पत्थर ऐसे नहीं हो गई थी, उसका शरीर पत्थर नहीं हुआ था, उसकी मनोस्थिति पत्थर की थी। हाँ जी, हाँ। रेणुका थी जो परशुराम की माँ थी, वो उसकी वेदना क्या थी। हमारी धरती जो कैसे स्वरूप में आई, कैसे बनी, उसकी वेदना क्या थी। और फिर आके उसको कंक्लूड किया के तो पौराणिक कथाओं के साथ साइंटिफिक अप्रोच भी रही। हाँ, साइंटिफिक अप्रोच पूरी रही, जो शायद मुझे लगता है वो उनका एक नयाकरण था। उन्होंने नवीनीकरण करके उसको प्रयोग में लाके उस चीज़ को बड़ा सफल रूप से पेश किया। मैडम, आप जंधरा कॉलेज में डोगरी विषय पढ़ाती हैं। हाँ जी। ऐसा कहा जाता है कि डोगरी जो है वो शहरों से सीमित होती जा रही है, गांव में डोगरी अभी भी पढ़ रही है, बढ़ रही है। तो आप क्या महसूस करती हैं कि आप तो शहर से जाती हैं पढ़ाने के लिए गांव में, तो गांव और शहर में कैसा सामंजस्य बैठता है डोगरी के हवाले से? पहले तो मैं ये बात बोलूँगी, आप बोल रहे हैं कि शहरों से सिमट रही है और गांव में अभी तक है, कहा जाता है कथित तौर पे। मैं नहीं मानता। हाँ, इसको मैं कथित तौर पे मानूंगी क्योंकि मैं इसको बड़ी सामने से देख रही हूँ। बिल्कुल। इससे पहले मैं बिश्ना में थी, मैंने वहाँ भी ये चीज़ें, इन चीज़ों से 2-4 हुई मैं। और जंधरा में जाके जो एक बड़ा जाके मतलब इतना सिटी के शहर के पास नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वहाँ जाके जब मैंने बात की, विद्यार्थियों से बात करती हूँ कि आप डोगरी पढ़ते हैं, आप डोगरी बोलते हैं, मैं कोई बात करती हूँ तो उनको लगता है वो हंसते हैं आगे से। अब डोगरी में पूछते हैं तो हंसते हैं। मैं आपको ये बात बताऊंगी, इस इंटरव्यू में मैं डोगरी इस तरह से फ्लो में आ चुकी है कि मुझे यहाँ हिंदी बोलने में समस्या आ रही है। नहीं, हम देखिए, यही तो एक मातृभाषा के प्रति आप प्यार समझिए। हाँ, क्योंकि हम सभी को जो डोगरा है वो दूसरी भाषा में बातचीत करते हुए थोड़ा सा झिझकता है। हम झिझकता भी है, हमारे लिए इस समय की चुनौती है, इसलिए हम उसको अपने इस तरह से व्यवहार में लाना चाहते हैं, हर तरह से। हम तो बोलते हैं कि हम यहाँ से जब जम्मू से फ्लाइट लेते हैं तो हमारी एयर होस्टेस भी डोगरी बोलते हैं। सही बात है। और जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जब वहाँ मैं गई, जंधरा में गई, बिश्ना में भी ये चीज़ मैंने देखी, जंधरा में गई, जब मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, वो तो उनको लगता है कि ये मैडम हमें 2 कदम पीछे लेकर जा रही है। अच्छा। कि हम तो आगे जाना चाहते हैं। वो हीन भावना जो हम कहते हैं, वो हीन भावना उनमें इतनी हीन भावना बोलूँ मैं उसको, हीन भावना भी नहीं बोलूँगी, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी इग्नोर्ड है। उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि मातृभाषा को सीखना जब बोलना क्या चीज़ है। लेकिन अब तो एजुकेशन में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें प्राइमरी स्तर तक आपको अपनी मातृभाषा में ही स्टडी करना है। वो सिर्फ किताबी बात है अभी तक। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये कहा हुआ है, और ये प्रमोशन ऑफ मदर टंग जिसे हम कहते हैं, थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो धरातल पर चाहे नज़र ना आए, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उनको तो सराहा जाना चाहिए। सरकार कर रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम माँ बाप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हमारे घर क्या कर रहे हैं। हमारे घरों से खत्म हो रही है तो सरकार क्या करेगी आकर? उसने हमें घर घर आकर थोड़ा बोलना है। आप प्रोत्साहन नहीं देना, वो दे रही है। वो हमें अपने दिमाग को खुद जगाना पड़ेगा, खुद अपने अंदर एक जागृति लानी पड़ेगी कि अपनी भाषा को बोलना और अपनी भाषा को प्रयोग में लाना कहीं भी गलत नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अस्तित्व की जब भी बात होती है उसमें भाषा, संस्कृति और विरासत प्रमुख अंग है। आप किसी से बात करके देखिए, वो कहेगा कि आप कहाँ से आते हैं, आप बोलेंगे डुग्गर प्रदेश से, आपकी भाषा कौन सी है, मेरी भाषा डोगरी है। बात करेंगे आप हिंदी में, उसको समझा नहीं पाएंगे कि मेरी भाषा जो है वो डोगरी है। तो फिर ये कहीं पे आपके मन में मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको पीछे नहीं ले जाता? हाँ, बिल्कुल ले जाता है। लेकिन हीन भावना उसी को कहते हैं जब आप अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर पाते। लेकिन उनको इस चीज़ का भी आभास नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है, विडंबना ये है कि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। हम अस्तित्व से दूर होते जा रहे हैं, अपनी विरासत से दूर हो रहे हैं और इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि हम क्या खो रहे हैं।
हम क्या गलत कर रहे हैं, अपनी गलती का आभास हो जाए ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बड़ा पुराना मुहावरा है। लेकिन जैसे कि आप कहते हैं कि गांव में अगर ये अब विडंबना ही है कि ऐसे विचार पैदा हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब्रॉड में इंटरनेशनल लेवल पे डोगरी भाषा को प्रमोट करने के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं। हाँ जी, ऑनलाइन कितने ही प्रोग्राम होते हैं, हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे छोटी छोटी रीलों के माध्यम से, टप्पों के माध्यम से रीलें बन रही हैं और अपने कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, भाषा को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे उसमें थोड़ी त्रुटि रह भी जाती हो, लेकिन काबिल तारीफ तो बात है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वही पूछना चाहता था कि चलो एक दुख का केस हो भी सकता है, इंसिडेंट हो भी सकता है, लेकिन उजाले की किरण तो नजर आती ही है। हाँ जी, बिल्कुल। हम कोई भी काम करते हैं ना उसमें फ़ायदा ज़रूर सोचते हैं अपना जी। और आजकल की जनरेशन तो बड़ी स्मार्ट है, प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गई और सोचती है कि किस तरह से हमें इसमें से क्या मिल सकता है। अगर इस सोच को लेकर भी चले, उनका केंद्र बिंदु ये भी रहे कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा मिलना है, बेशक जैसी मर्जी टूटी फूटी ही सही, थोड़ी सी कोशिश तो हो, सर्वाइवल तो हो रही है। अगर चलना शुरू किया है लड़खड़ाते हुए तो संभल भी जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन चलना ज़रूरी है। और अपनी भाषा को लेकर अगर वो सोशल मीडिया में कोई रील बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बोल रहा है, जैसे मर्जी कर रहा है, चाहे वो खुद अपना उस कर रहा है कि मैं मशहूर अपने आप को प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसके माध्यम से भाषा, संस्कृति, विरासत, कमाने की बात कर रहा है। दो तरह के लालच होते हैं बंदे को, एक तो खुद को आगे लाना, दूसरा किसी का होता है पैसा कमाना। लेकिन मेन उद्देश्य ये रहे कि हमने अपने आप को आगे लेकर चलना है, अपने आप को मतलब अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, क्योंकि अपने आप में ही समाहित है, हमारी समाहित है, विरासत भी हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी यहीं से होती है। हम बाहर जाते हैं, हम कौन है, हम डोगरे हैं। हाँ जी, डोगरी आती है आपको? तब शर्म आने लगती है। ये एहसास होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। जिस दिन शर्म आना शुरू हो गई ना, समझो उस दिन हम तरक्की करके। कहा जाता है कि जो भी कौमें अपनी जड़ों से विमुख हो जाती हैं, लुप्त हो जाया करती हैं, हाँ जी, उनको बचाना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है। आप साहित्य अकादमी में जो डोगरी एडवाइजरी बोर्ड है, वहाँ पे मेंबर भी हैं, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हैं, तो क्या समझती हैं कि साहित्य अकादमी तो एक तरफ, साथ ही जो भी यहाँ की संस्थाएँ हैं, NGOs हैं, जो साहित्यिक संस्थाएँ होने का दम भरती हैं, अकेडमी हो गई या और भी मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन है, रेडियो है, टेलीविज़न जो बंद होने के कगार पर है, कहाँ तक अपनी जिम्मेवारी निभा पा रहा है? जिम्मेवारी सब अपनी अपनी तरह से निभा रहे हैं, वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादा साहित्य को लेकर आगे जा रहे हैं। अगर आप मुझे साहित्य अकादमी की तरफ से ही बोलोगे तो ठीक है, ज़्यादातर प्रोग्राम ठीक है, पोइट्री पे होंगे, कहानी पे होंगे, अलग अलग विधाएं होंगी, साहित्य की उस पे होंगे, लेकिन अगर विरासत में हमारे सिर्फ ये तो नहीं है ना, और संस्कृति भी जुड़ती है, उसमें परंपराएं जुड़ती है, उससे हमारी लोक कलाएं हैं। बिल्कुल, हमारी कितनी लोक कलाएं हैं जो लुप्त होने के कगार हो रही हैं, अलग अलग तरह से, वो चाहे हस्तकला है, जिस तरह की मर्जी, जैसे पाक है, कारके हैं, बारे हैं, हमारी शादियों से जुड़े हुए गीत हैं, सुहाग के गीत हैं। आप किसी शादी में जाइए, अगर आप पूछेंगे वहाँ पर कोई एक भी अगर कम्प्लीटली आपको सुना दे तो मैं मानूं। और ये अगर ये सारी संस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम भी शुरू कर दें, और रेगुलर होने चाहिए और इस तरह से करें कि एक प्रतियोगिता की तरह हो जाए। जब प्रतियोगिता आएगी ना तो फिर सारे आगे आएंगे। देखिए, जम्मू में जो एनुअल ड्रामा फेस्टिवल भी हुआ करता है, उसमें भी जो नाटक होते हैं आमतौर पर हिंदी में हो गए या ट्रांसलेटेड हो गए अदर लैंग्वेजेस से, उसमें इनपुट नहीं रहता अपने फोक एलिमेंट का। ये बहुत बड़ी कमी है, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारी जितनी भी संस्था, जहाँ पे मैं मुख्य बात करूँगी, हमारी जो कल्चर एकेडमी है जम्मू कश्मीर की, उसको इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी डोगरी से जुड़े हुए जितने भी छोटे एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, उनको सहेज कर रखना बड़ा आवश्यक है। सहेज कर रखे, और सबसे ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि डोगरी नाटक हैं, उन पे भी काम हो। और कहा जाता है कि डोगरी में जब भी किसी से बात करो तो कहते हैं डोगरी में नाटकों की बहुत कमी है, लेकिन एक रिसर्च पेपर किसी ने पिछले दिनों साहित्य अकादमी के लिए पढ़ा, मोर देन 100 नाटक अवेलेबल हैं। हाँ जी, डोगरी भाषा में लिखे हुए मूल नाटक हैं, करना नहीं चाहते लोग। हाँ, नाटक किताबों में बंद पड़े हैं। कैसे लगता है कि एकेडमी को भी ये कंडीशन लगानी चाहिए कि आप जब रीजनल थिएटर कर रहे हो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही काम करना है? बिल्कुल, ये होनी चाहिए।
और अगर आपने हिंदी या अलग भाषा में कुछ करना भी है तो एक अलग से फेस्टिवल करवा लो। जब रीजनल थिएटर की बात आती है तो रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। ये इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नाटक के साथ ना एक तो राइटिंग जुड़ती है, साहित्य जुड़ता है, हाँ, साथ में उसके साथ फोक एलिमेंट जुड़ता है, म्यूजिक जुड़ता है, फोक लोर जुड़ता है, सब Compact छोटे-छोटे, एक पैकेज है हाँ, नाटक। उसमें हर कंपोनेंट है, बिल्कुल हर कंपोनेंट है और उस एक एक चीज़ को लेकर अगर मतलब आप उसको बार बार से उजागर करेंगे, वो चीज़ें खुद ब खुद आती जाएंगी। जब साइकिल होगा पूरा वो, बिल्कुल है ना, तो वो खुद ब खुद अपने आप वो पॉपुलर भी हो जाएंगी, लोगों तक भी पहुंचेंगी। लेकिन हम बोलें कि नाटक लिखे हुए हैं, किताबें कोई नहीं पढ़ेगा आपकी, और ख़ासतौर पे नाटक जितना अच्छा खेलने में जाएगा वो पढ़ने में नहीं लगेगा। नाटक तो है ही स्टेज के लिए। हाँ, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नाटक है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो 100 के लगभग 100 से ऊपर प्रकाशित नाटक हैं, वो खेले नहीं जा रहे हैं। खेले नहीं जा रहे। लेकिन मैं एक बात कहता चलूँ कि जब भी डोगरी के लिए मूवमेंट चली तो सरपंच नाटक से ही शुरुआत होती थी। हाँ, उसके बाद मुशायरा हुआ करता जिसमें दीनू भाई पंत जैसे कलाकार या फिर कवि तो फिर महफिल जमा दिया करते थे। लेकिन उससे पहले नाटक हुआ करता था सरपंच का बहुत बड़ा रोल है डोगरी भाषा को प्रमोट करने के लिए। तो उसके बाद लगातार नाटक आए, लेकिन अफसोस की बात है कि वो नाटक ज़्यादातर मंच तक नहीं पहुँचे। मैडम आपने पुराना साहित्य भी पढ़ा, काफ़ी पढ़ा होगा, क्योंकि आपने डोगरी में PhD भी की, तो आज भी लगातार साहित्य लिखा जा रहा है, उससे भी आप रूबरू रहती हैं। हाँ जी, है ना, आप पढ़ा भी रहे हैं साहित्य, तो उसके नाते भी आपको इन टच भी रहना पड़ता है कि कैसा साहित्य लिखा जा रहा है। अब जो दिशा पुराने साहित्य की रही है, जो दिशा आज का साहित्य पकड़ रहा है, कुछ उसमें फ़र्क महसूस करती हैं आप? अगर फ़र्क है, पहले मैं ये बोलूँ तो वो ज़रूरी है जी, बदलाव तो ज़रूरी है ना जी। हाँ, उस तरह से हम बोलेंगे कि मतलब एक कोटी होती है ना, जैसे किसी चीज़ की क्लास होती है, वो क्लास को इम्प्रोवाइज करने के मतलब उसको और ऊपर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लोकल चीज़ों को लेकर चलना है। परिवेश आपका लोकल परिवेश जो रहता है, हम अगर बार बात करेंगे आधुनिकीकरण, हम वैश्वीकरण की बात होती है, वैश्वीकरण, और बात करेंगे कि जैसा आजकल का बॉलीवुड है वैसी चीज़ें होनी चाहिए, उसे साहित्य नहीं कहा जा सकता। वो कहीं भी नहीं है। कहा जाता है कि जब भी आमतौर पर कहानी लिखी जाती है तो उसमें अक्सर कहानीकार बॉलीवुड का टच दे दिया करते हैं। जैसे कहानी का अंत भी उसी तरह से सुखद अंत हो गया, फिर उसके बाद हो रहा है हॉलीवुड की मूवीज़ देख के लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, दुखद अंत और अंत बीच में छोड़ ही दिया, लेकिन अपना परिवेश छूटता गया। फिर जब भी हम वैश्विकता की बात करते हैं तो उस वैश्विकता के साथ साथ आंचलिकता बहुत रहनी चाहिए। वही ज़रूरी है। वो जब आएगी आंचलिकता तभी आएगी जब आप यथार्थ में बात करोगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आगे पीछे देखो। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मैं दिन के 100 स्टूडेंट से मैं रूबरू होती हूँ। बिल्कुल, उनकी कहानी सुनो, आप उनके घर की कहानी सुनो, जिस परिवेश में आप रहते हो, अपने आस पड़ोस की बात करो, अपनी रिश्तेदारी की बात करो, तो खुद ब खुद वो सारी चीज़ें रियलिटी में आ जाएंगी, यथार्थ में आ जाएंगी। कहानी यथार्थ आपको के करीब होती क्यों है। बॉलीवुड या हॉलीवुड में जाने की ज़रूरत है? कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ही इतना कुछ हो रहा होता है कि हमें वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। मुझे लगता है इतनी घटनाएं हो रही थी, उनको सिर्फ शब्द देने की आवश्यकता रहती है, तो वो अपने आप कहानी बुनी जाती है। कहानी बुनी जाती है, बस उसको एक सांचे में रखने की ज़रूरत है। वो सांचे में रखने के लिए आपको वोकैबुलरी भी चाहिए, जो आजकल साहित्य लिखा जा रहा है। हाँ। उसमें भाषा की कमी नज़र आती है आपको? आप वोकैबुलरी की बात इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी ख़त्म हो रही है। ख़त्म मैं इस सेंस में बोल रही हूँ, बाकी वर्ड्स ऐड हो रहे हैं दूसरी भाषाओं के। हाँ, दूसरी भाषाओं के ऐड हो रहे हैं और हमारे अपने लुप्त होते जा रहे हैं। अपने लुप्त नहीं, हमें आधा तो हमें पता ही नहीं है अपनी वोकैबुलरी का। हमें भाषा का पूरी तरह से, हम बोल रहे हैं डोगरी, हमें उसकी जो पुराने शब्द हैं उसको हमें पता ही नहीं है, वो किस किस चीज़ के लिए क्या बोले जा रहे हैं। हमें अपनी जो किसान हमारे यूज़ करते हैं, हमें उन चीज़ों का नहीं पता होगा। बिल्कुल। एक हल में चलाने वाला जो किसान है, वो उसके जो हल चला रहा है उसके साथ कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं बोलती हूँ, अगर ये पूरी बात बता दे कोई आजकल के, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की नहीं कर रही हूँ, मुझे मुश्किल आ जाएगी, तो वो वोकैबुलरी कहाँ से? साहित्य के बारे में कहा भी जाता है कि जो भी चीज़ आप लिखते हो वो एक संस्कृति का डॉक्यूमेंट भी रहता है।
हाँ जी, अब की बात सही है, अगर किसान पे आपने कहानी लिखनी है, हाँ, तो किसान की दैनिक चर्या में जितने भी वो औजार इस्तेमाल करता हाँ, है या जो भी काम करता है, उसका आपको डिटेल नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं सिंपली मैं बोल रही हूँ, एक खेत में वो जा रहा है ना, उस खेत में वो कितनी चीजें चला रहा है, अलग मैं अलग कहता हूँ तरह कि की। खेत में जाने और खेत से वापस आने में हाँ, यही सफ़र एक कहानी है। बिल्कुल। ये इसमें इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, अगर उन पे हम बात करना शुरू करें तो शायद हमारी वोकैबुलरी यहाँ बैठे बैठे ही मतलब हमें 50 शब्द मिल जाएंगे जो ऐड हो जाएंगे हमारी नॉलेज में, लेकिन हमारे पास नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहता हूँ कि हम जब साहित्य अकादमी की बात करते हैं तो 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक मेन अवार्ड होता है, एक ट्रांसलेशन का होता है, एक बाल साहित्य का होता हाँ है, जी, एक युवा पुरस्कार युवा होता है। पुरस्कार होता है। बड़े अफसोस की बात है, वाकई ये चिंताजनक बात है कि अब युवा वर्ग जो 35 वर्ष से कम है, उसमें प्रकाशित साहित्य बहुत कम रचा जा रहा है। कम है। ये चिंताजनक बात है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है। और जो रचा भी जा रहा है वो एक मतलब कॉपी है, कॉपी है किसी और हाँ, साहित्य नहीं की। हाँ, कॉपी भी है और वो एक सोच के लिखा जा रहा है, बिना सोच के नहीं लिखा जा रहा। सोच वही, मैं जिसको बोलते हैं ना, क्लियर कर दूं कि सोच वही है अवार्ड। हाँ, जब भी अवार्ड लेने के लिए किसी भी साहित्य की रचना की जाती है तो साहित्य कहलाता नहीं। नहीं, हाँ, दिशा भटकता आप है। जो कुछ बिना सोचे समझे लिखते हैं ना, नेचुरल। वो वही अच्छी मतलब खुद ब खुद आपके दिल से आ रही है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और साहित्यकार के अंदर स्वार्थ होना ही नहीं चाहिए। जो साहित्यकार स्वार्थी हो गया, लालची हो गया, आप खुद सोचो कि उसकी राइटिंग में क्या आएगा। वो कितनी ही उच्च श्रेणी का कहा जाता है कि साहित्य रचने के लिए ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि उसने एक समाज की बात करनी है। बिल्कुल। और जब वो खुद ही ऐसी बात करेगा, वो समाज की क्या बात करेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दर्शकों से आप क्या बात साझी करना चाहेंगे, विशेषकर युवा वर्ग के लिए, कि साहित्य क्यों रचा जाए, किसके लिए रचा जाए? मेरा ये मानना है, साहित्य रचने के लिए एक आपने आपको पहले अपने अंदर एक सोच डेवलप करनी जरूरी है। सोच इस तरह की डेवलप करनी है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप उससे क्या ले रहे हैं और आपने उसको क्या देना है। बिल्कुल। ये 2 चीज़ें सोच के चलो। जब तक आप ये 2 चीज़ें दिमाग में नहीं रखोगे, क्योंकि हम जो कुछ सीखते हैं उस चीज़ का फ़ायदा किसी और को होना चाहिए। जब हम ये सोचेंगे कि किसी और को फ़ायदा देना है, तो आप अच्छी चीज़ें खुद ब खुद सीखोगे। सार्थक साहित्य, है ना। अब जब वो चीज़ें करोगे तो आपको साहित्य लिखने में अपने आप मदद मिल जाएगी। आपके साहित्य में अपने आप एक क्लास आ जाएगी, आत्मसंतुष्टि। और दूसरा, उसको इसलिए भी लिखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से वो सोच रहा है, कि युवा सोच रहा है, उस तरह से हम नहीं सोच रहे हैं। उसकी सोच कैसे बाहर आएगी, वो इस समय किस मनोदशा में है, वो किस चीज़ों को कौन से नज़रिए से देख रहा है। तो एक जो साहित्य रचा जाता है, एक काल की सोच को भी प्रदर्शित करता है। हाँ, मेरा ये मानना है। इसलिए हर वर्ग को अगर उसके अंदर वो चीज़ है लिखने की, तो उसको वो चीज़ लिखनी चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है वो उस समय समझ सके कि अच्छा, उस समय के वर्ग में, उस समय के युवा वर्ग में, उस समय के जो उम्र वाले थे, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो सीनियर राइटर्स थे वो इस तरह की सोच के थे। हम अगर बात करते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, खाली लिखना ज़रूरी नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करूँगी, लिखने से पहले अच्छा साहित्य पढ़ो। अगर हम ये बोलेंगे कि हम अच्छा लिख रहे हैं और जो हमारे पहले लिख कर गए हुए हैं वो कुछ खास नहीं लिख कर गए हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारी। आप अपने साहित्य पे कंसंट्रेट करो कि आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं। हाँ, उसमें प्रेरित आपको करेगा पिछला साहित्य जो वर्तमान में रचा जा रहा है, वह साहित्य। हाँ। आपका रीजनल लिटरेचर या अन्य भाषाओं में लिखा जा रहा साहित्य। बिल्कुल, बात वही वैश्विक है, सभी की समस्याएं सभी की साझी हैं। कैसे आप प्रदर्शित करते हैं उनको साहित्य के माध्यम से, ये निर्भर करता है आपकी कलम की पारखी नज़र पे। लेकिन मैं एक बात पे फिर आऊँगी जो मुझे लगता है ज़रूरी है, कि अगर हम अपने घर में बुजुर्गों को लेकर चलते हैं, बोलते हैं कि इनकी बात का मान रखना, जिनको सुनना है, बिल्कुल, तो हम जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र के जो बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, गुरु समान है वो, हमने उनकी सोच को लेकर भी चलना है। बिल्कुल, हमने उनका लिखा हुआ पढ़ना है, उससे सीखना है। फिर जब हम लिखेंगे उसमें अपनी सोच डालकर वो नया करें, नई चीज़ आएगी, वो अपने आप हमारा एक मतलब चीज़ जो होगी अपने आप में उदाहरण होगा
इसी तरह से जो युवा वर्ग है वो भी करे, उसकी सोच भी आएगी। और जो हमारी पहली पीढ़ी है, हमसे भी पहली पीढ़ी है, हम हैं, आने वाले छोटे बच्चे हैं, ये सारे एक दूसरे इसी तरह से रूबरू हो सकते हैं, एक दूसरे की सोच से जुड़े रहें। हाँ, इसी तरह से पता चलेगा। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपने बहुत सारी बातें की और प्रेरक संदर्भ भी दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर सरिता खजूरिया से। उन्होंने कहा कि जब भी आप साहित्य की रचना करते हैं तो आपकी सोच भी उसमें प्रदर्शित होती है, दर्शाती है कि आपकी मनोस्थिति कैसी है, आप क्या सोचते हैं, कितना सार्थक आप सोचते हैं, कितना सार्थक आप समाज को परोसते भी हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।